शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। दोस्तों आदाब, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं धरती अपनी लाइव टीवी। वक्फ अमेंडमेंट बिल इस बजट सेशन में पास हो गया और इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। मुल्क में ये कानून आज से लागू भी हो गया। इस बिल को लेकर के कई खदशात थे, कई तरह के इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे और पार्लियामेंट में इस पे बहस हुआ। फिर जेपीसी बना। जेपीसी में अपोजिशन जो मेंबरान हुआ थे, उन लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लगाया उसमें उनकी बातों को नहीं माना गया। इस बिल में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वाहिद मेंबर पार्लियामेंट हैं जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज होता, खास करके मुसलमानों से रिलेटेड जो मामलात होते हैं, उन पर वो उनका बयान आता है, वो बहस करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। चूँकि वो ऐसे तो उनकी जो तालीम है वो MBBS डॉक्टर, बतौर MBBS डॉक्टर वो उन्होंने अपनी तालीम हासिल मुकम्मल की। फिर उन्होंने लॉ किया लंदन के लिंकन कॉलेज से और बैरिस्टर कहलाते हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस मुस्लिमीन, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। तेलंगाना जो अभी स्टेट बना है, और ये वहीं के मेंबर पार्लियामेंट हैं। इनके वालिद ने सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 1927 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। कुछ उतार चढ़ाव भी रहा इस तंजीम में, लेकिन ये पार्टी पूरे मुल्क में तो नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश के इर्द गिर्द में ये जाना जाने लगा और वहाँ से इसका सियासी सफ़र शुरू हुआ। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट चुने गए। इससे पहले 1984 में इनके वालिद मोहतरम हुआ करते थे हैदराबाद सीट से, और ये हैदराबाद सीट इनका अनबीटेबल सीट माना जाता है। पार्लियामेंट्री सीट जो है, वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी को लोग हमेशा चुनते हैं और काफ़ी मार्जिन रहता है इनकी जीत का जो मार्जिन, और ये काफ़ी मतलब कंफर्म सीट माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। पार्टी AIM ने कोशिश किया रियासत के मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अपनी चुनाव लड़ा, और 2020 में इसको बिहार के चुनाव में जो है 5 सीटें, असेंबली चुनाव में 5 सीटें मिली थी। 2019 में इम्तियाज जलील औरंगाबाद जो महाराष्ट्र की सीट है वहाँ से चुने गए MP, और ये 1 से 2 MP हुए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में इम्तियाज जलील हार गए। बात असल मैं असदुद्दीन ओवैसी का कर रहा हूँ कि जब असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी लर्नेड आदमी, काफ़ी तालीम याफ्ता आदमी माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भारतीय जो मुसलमान हैं, अगर वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह तालीमी सलाहियत पैदा कर ले तो मुसलमानों का जो हालात है वो बदल जाएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने CA पर NRC का जो बिल लेकर आई थी उस पर भी अब काफ़ी ज़ोरदार बहस किया उन्होंने। ट्रिपल तलाक का जब मामला आया तो 2019 में उन्होंने इस पर अपनी बात रखी, और शानदार तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। और जब वो बोलने आते हैं तो पूरा जो पार्लियामेंट है वो खामोश पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी की बात को, चूंकि उसमें काफ़ी दम, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल
चीज़ों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिया है, जो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो यहाँ के आम आवाम को, आम शहरी को दिया गया है, उस पर वो बात करते हैं। और जो भी कानून बनाया जाता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ अनदेखी होती है वो उसको एक एक पॉइंट्स वाइज रेस करते हैं। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है। और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो यह आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया 2025 में, उसमें जो अमेंडमेंट था उस पर तमाम मेंबर पार्लियामेंट ने, जो अपोजिशन के लोग थे 232 लोगों ने अपनी का, जब वोट हुआ तो 232 अपोजिशन के लोगों ने उसके खिलाफ में वोट किया और 282 के करीब जो है रूलिंग पार्टी के लोग थे, जिसमें एनडीए के जो गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार हुआ करते हैं, चिराग पासवान थे, तब चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी की पार्टी आजसू, झारखंड की जो एनडीए की एलाइज है आजसू, इन सबों ने इसके फेवर में वोट किया। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा यह जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि काफी लर्नेड आदमी है ये, और ये जब अपनी बात रखते हैं तो खामोशी से लोग इनको सुनते हैं। अभी आप ये जो अमेंडमेंट बिल आया जो वक्फ पर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर की शुरुआत की तो स्पीकर ने कहा, जब उनका नाम लिया तो एक पूरे ईवान में जो है, जब असदुद्दीन ओवैसी की बारी आई तो लोग एक जोश में लोग आ गए। आप देखिए उनकी इस तकरीर को, फिर मैं बात करता हूं। श्री असदुद्दीन ओवैसी। बहुत शुक्रिया सर। स्पीकर सर, मैं ये वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर कि हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद कहते हैं कि मेरा एक जुनून है, अपनी पार्टी को, जो उनके वालिद का बनाया हुआ ये तंजीम है, इसको पूरे मुल्क में फैलाना। लेकिन जो उनके जो अपोजिशन है, या जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जो मुसलमानों का वोट है उससे आप उन्हीं जगहों में कामयाब हो सकते हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद जब बहुत ज्यादा हो, 60% एंड अबव। देखिए, अभी रिसेंटली जो है दिल्ली में इलेक्शन हुआ था,
तो दो जगह से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा, एक ओखला का सीट था और एक बदरपुर की सीट थी। ओखला वाले सीट में आपकी पार्टी कामयाब हुई, और लेकिन हालांकि वहाँ काफ़ी टफ कंपटीशन था, और AMIM के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खासा वोट लाया। वो सीट तो बच गया, आपके इसमें चला गया, अमानुल्लाह खान जो है वो जीत गए। लेकिन बदरपुर वाली सीट में AIM की जो ताहिर हुसैन ने काफ़ी तादाद में वोट काट लिया, और इसकी वजह से बीजेपी को इसका फ़ायदा मिला। और जो भी चुनाव होते हैं, आम चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो लोग उसको ये कहते हैं कि भाई ये इनके आज मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा होता है। चूंकि वोट जो है वो, देखिए जो भी वोटर्स हैं, जो सेकुलर वोटर है, वो उनका डिवीजन होना, उससे सीधी फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता है। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो बात है और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो इस बात को हमेशा नकारते रहे हैं, और उन्होंने जो है जब इस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते हैं तो वो इसकी तरदीद करते हैं, और बहुत जोरदार आवाज़ में कहते हैं कि मैं रोज़ा रसूल पर, ये देखिए इनका एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे फिर से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात, तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मिला चलो मेरे साथ, तुम चलो, बोला मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे तुम बशर में ये बोलना पड़ेगा, अल्लाह होगा, और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते, अरे मुझे जुनून है मजलिस को फैलाने का। बेशक क्या गुनाह है मजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए? अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत इंसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरे बाप को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोल कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के रोजा रसूल पर जाकर वो कसम खाते हैं, कसम खाने को तैयार रहते हैं। दूसरा ये है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि डिवीजन है, इनका वोट इनके वजह से पोलराइज हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ तो हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का क्या हक है। इसको लेकर के जो है काफी ये रहता है लोगों में, एक अजब से हालात बने रहते हैं, सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन देखिए कुछ भी हो, ट्रिपल तलाक का जब मामला आया था तो असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी थी, और जो स्पीकर हुआ करती थी पार्लियामेंट में सुमित्रा महाजन, और उनको जो असिस्ट करने वाले लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जब उन्होंने उनका नाम पुकारा तो वो असिस्ट करने वाले लोगों में से किसी ने कहा कि आज इनकी बेटी की शादी है। तो ये जो बात है वो तो सही है कि मुसलमानों के मामला को बहुत ज़ोरदार तरीके से पार्लियामेंट में भी उठाते हैं, और कोई भी मामला होता तो मीडिया में जो सबसे पहला रिएक्शन जो लोग, मीडिया के लोग, हालांकि मीडिया तो उसका जो मामला जो चल रहा है भारतीय मीडिया का, वो बहुत अजीब तरह का है। वो तो इस तरह के बयान को लेकर और उसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके उसको और बढ़ा चढ़ा कर पेश करते, लेकिन जो बातें असदुद्दीन ओवैसी रखते हैं मीडिया में हो या पार्लियामेंट में हो, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप देखिए ये जो इनका जो चल रहा है, ये इनकी जो तकरीरें हुई, उन्होंने शुरुआत किया कि जब भी ज़मीन और ज़र्फ़ का
सौदा हो, तो जब भी ज़मीर व ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, तो तुम कायम रहना हुसैन के इनकार की तरफ। देखिए कहाँ से उन्होंने बात को शुरू किया। और हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाकया हुआ करबला का, क्या था वो? तो यही था कि तादाद, यजीदी फौज और लश्कर की ताकत सब कुछ उसके पास था। और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मामला था वो था कि कम तादाद में लोग थे और यजीद उन पर दबाव बना रहा था कि नहीं, आप हमारी बात को अगर मान लेते तो मैं आपको ट्रूस दे देता हूँ। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और शहीद हो गए लड़ते हुए। और जब उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया तो उसको रिलेट किया गांधी से। देखिए गांधी का जो फलसफा है, जो फिलॉसफी है, भारत नहीं पूरी दुनिया इसको मानते हैं, पूरी दुनिया इसको मानती है। और गांधी ने भारत की आज़ादी से पहले भी जो दुनिया में जो नाइंसाफियाँ हो रही थी, ना बराबरी हो रही थी, खास करके नस्ल भेद, जो काले और गोरों का जो साउथ अफ्रीका में जो मामला चल रहा था, उसमें गांधी ने साफ साफ जो है कह दिया कि हम लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं, काले और गोरे के जो बीच में जो मामला था और जो इसके लिए कानून बनाया गया, नस्ल भेद की जो बात। और इस्लाम का जो प्रिंसिपल है वो, जो आप अगर हज्जतुल विदा की बात, हज्जतुल विदा में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, तो उन्होंने उस खुतबा में ये बात मेंशन किया था, ना किसी काले को गोरे पे फौकियत है, ना किसी गोरे पर, और किसी गोरे को काले पर, ना काले को किसी गोरे पर फौकियत है। तो गांधी ने जो सीखा है अदम तशद्दुद, जो अहिंसा की बात, और वो इस्लाम से काफ़ी मुतासिर हुआ करते थे। और कई मामलों में उन्होंने इस्लाम की तारीफ भी की। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़िंदगी है उससे वो काफ़ी मुतासिर थे, उनका जो किरदार रहा है तो उससे काफ़ी वो मुतासिर थे कई जगह पर। तो आखिरी में जब उन्होंने अपनी तकरीर को ख़त्म करना था तो वो वक्फ बिल को उन्होंने फाड़ दिया। एक एहतजाज के तो पहले भी उन्होंने CA/NRC के मामले में भी उन्होंने वो बिल की कॉपी को फाड़ा था। लेकिन वो पूरे इसमें जो 543 मेंबर्स हैं हमारे, उनमें उनकी जो तकरीर थी वो तो अपीलिंग थी, टू द पॉइंट था। भले सरकार इसको संख्या के बल पर, तादाद के बल पर अपना वो पास करा ली है, लेकिन ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है उसको असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है तो उसमें शायद असदुद्दीन ओवैसी ने की तरफ से भी एक मामला दायर किया गया है। तो अगर पूरी तरह से इसकी बारीकियों को देखा जाएगा तो ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को, जो आर्टिकल्स है उस पर वो खरा नहीं उतरता। जो लिबर्टी दिया गया है आज़ादी, मजहबी आज़ादी का, और अपने मजहब को पर्सनल राइट का। देखिए वक्फ जो है वो मुसलमानों की चीज़ है और मुसलमान इसको वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम पे। और जब कोई हमारी ये चीज़, ये हमको राइट है कि हम किसी को दे दें, ये मेरा राइट बनता है, इस पर आप किसी तरह का पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो दो चीज़ें इस बार, एक तो वक्फ बाय यूज़र का मामला जो है वो इसमें रखा गया है कि, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का कि 5 साल, और वक्फ बाय यूज़र तो बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं जो गवर्नमेंट या इस तरह के जो सेमी गवर्नमेंट हैं वो लोगों ने कब्जा, जब नाजायज कब्जा कर लिया गया तो वक्फ बाय यूज़र आ जाने से जो है वो ख़त्म हो जाएगा ये मामला, और वो प्रॉपर्टी जो है सरकार उसको अपने कब्जा। देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के जहन में कि जो वक्फ जिस चीज़ पर हाथ डाल देगा वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो, ऐसा कहीं ना, या ट्राइब्यूनल की जो फैसला उसको अपील नहीं किया जा सकता है। या फिर बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वक्फ की, 9 लाख एकड़ ज़मीन, तो इससे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ कपिल सिब्बल ने तो बाज़ाब्ता राज्यसभा में बताया कि 4 स्टेट में जो है 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो हिंदू मंदिरों के पास है। तो ऐसा कुछ नहीं वक्फ को लेकर। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही हैं और जो वो कहते आ रहे हैं, भले इसका जो इफेक्ट है
तादाद में, चूंकि अपोजिशन इस बार तो 2024 में एक अच्छा खासा एक मजबूत अपोजिशन देश को मिला है, लेकिन 2019 और 2014 में अपोजिशन अपोजिशन बिल्कुल कमज़ोर था। इसलिए एक तरफा बिल ट्रिपल तलाक का लाया गया, CAA NRC का लाया गया, ये और भी जो मामला थे उस पर बिल धड़ाधड़ पास कराते गए। नहीं भी हुआ किसान वाला आंदोलन जिस पर किसानों ने आंदोलन किया सालों साल तक, वो भी बिल पास करा के हालांकि बाद में उसको वापस लिया गया। तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया और असदुद्दीन ओवैसी ने जो है इस पर खुद मामला लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखना है कि फैसला किस जानिब जाता है। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिक्स है और वो जिस तरह से बात रख रहे हैं पूरे मुल्क में उनकी, वो एक अकेला वाहिद आदमी है जो हक बात करता है और हक बात के लिए आड़ा। अब इसका देखिए दो पहलू होते हैं। जो इनके मुखालफिन हैं ये कहते हैं कि इससे पोलराइजेशन हो जाता है, या जो उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होता। दूसरा एक और ये कि जब बाबरी मस्जिद का जो मामला चल रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सलाहियत है उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए था, और कोर्ट में जो इस तरह के मामले चल रहे हैं उसमें बतौर पैरवीकार जो है बतौर वकील वो भी एज ए उनको हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि उनकी सलाहियत काफ़ी सलाहियत रखते हैं वो इस मामले में, और काफ़ी जानकार आदमी है। और इन्हें जो भारतीय पॉलिटिक्स से, भारत की जो सियासत उसके नफ्स से वो काफ़ी वाकिफ़ हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो आपको, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।